नमस्कार, आदाब। मैं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। आज चाणक्य होटल में बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने अपनी बातों को मीडिया कर्मियों के सामने रखा। मीडिया के सामने अपनी बहुत सारी विचारधाराओं के साथ बीजेपी विधानसभा इलेक्शंस को लेकर के कितनी तैयार है उसके बारे में बात की। साथ ही साथ लोगों के बिहार से पलायन के सवाल पर भी उन्होंने तगड़ा जवाब दिया। साथ ही साथ उन्होंने सुशांत सिंह और कंगना रनावत के केस को लेकर के कहा कि ये ना तो दो राज्यों की लड़ाई है और ना दो पार्टियों की लड़ाई है। ये लड़ाई, ये इंसाफ बिहार के उस बेटे की है जो एक बहुत ही दर्दनीय मौत मरा। डॉक्टर संबित पात्रा ने और भी बहुत सारी बातों को रखा और विधानसभा इलेक्शंस को लेकर के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव की बातों को भी यहाँ पर वो जस्टिफाई करते दिखाई दिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं और क्या कहा राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। राकेश जी, बहुत धन्यवाद। मंच पर बैठे आदरणीय बड़े भाई, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और देश के जाने माने चेहरे मंगल पांडे जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। मंच पर ही बैठे मेरे मित्र और मेरे भाई मीडिया प्रभारी अशोक जी, मंच पर बैठे पंकज जी, और यहाँ पावन भूमि पटना का नाम कहते ही एक पवित्र भूमि का एहसास होता है। यह देश की धड़कन है और अगर सही मायने में कहा जाए तो हिंदुस्तान का राजनैतिक दिल अगर कहीं बसता है तो वो पटना में ही बसता है। तो पटना के तमाम पत्रकार बंधु और भगिनियों को बहुत बहुत नमन, नमस्कार। आप जानते हैं चुनाव का माहौल बन रहा है पूरे देश में, और उसी बीच जिस प्रकार कल हिंदुस्तान ने भारत के प्रधान सेवक, पूरे विश्व के यशस्वी नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया सेवा सप्ताह के रूप में। कल नरेंद्र मोदी जी 70 वर्ष के हुए, उनका 70वां जन्मदिन था। हम सब ने उनको बधाइयाँ भी दी, मगर आप जानते हैं वो भौतिक रूप से अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं, वो सेवा के रूप में जन्मदिन मनाते हैं। और पार्टी भी सेवा सप्ताह के रूप में जन्मदिन मना रही है। ये प्रक्रिया 14 से 20 तारीख तक चल रही है। उसी उपक्रम में चूंकि बिहार में चुनाव भी है, 70 स्थानों पर, क्योंकि 70वां जन्मदिन है, 70 प्रेस वार्ता के माध्यम से बिहार की भूमि, जिसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक खास लगाव है, और जिस प्रकार थोड़ी मिनटों के पश्चात, मेरे ख्याल से आधे घंटे के पश्चात हम प्रधानमंत्री को टीवी में भी देखेंगे, वो आज एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पुनः लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए बिहार की भारतीय जनता पार्टी ने 70 स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। मैं बिहार की जनता और बिहार के भारतीय जनता पार्टी के यूनिट का धन्यवाद करता हूं कि इस प्रकार का उन्होंने एक दूरदर्शिता दिखाई है। बंधुगण, वैसे तो राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अभी मैं आ रहा था तो लोग कह रहे थे कि आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलेंगे, क्योंकि ये जो पूरा चुनाव होने वाला है ये तो नीतीश जी वर्सेस नन है। एक तरफ नीतीश जी हैं, दूसरे तरफ कौन है, ये चर्चा का विषय है। कौन है, किसके खिलाफ लड़ाई हो रही है। एक पक्ष तो दिख रहा है, एक पक्ष तो कार्यरत है, एक पक्ष तो मेहनत भी कर रहा है, एक पक्ष के पास ध्येय भी है, किंतु दूसरा पक्ष कहां है और कौन है, इस विषय को लेकर पूरे हिंदुस्तान में एक चर्चा बना है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जो उत्तर मैंने उनको दिया, जो जनता मुझे आज एयरपोर्ट पे पूछ रही थी कि नीतीश वर्सेस नन, मैंने कहा देखा जाए तो इसको यह भी कह सकते हैं विकास वर्सेस जेल की लड़ाई है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी हैं और दोनों का ध्येय एक ही है, एक विकास पुरुष है, एक विकास बाबू हैं, और दोनों ही चाहते हैं कि हिंदुस्तान, बिहार आगे बढ़े, डबल इंजन की सरकार हो और राज्य भी आगे बढ़े। और वहीं जो दूसरा मुख्य नेता है वो जेल के अंदर है, और जेल के अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी इत्यादि, हम जेल इस राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कर रहे हैं, कर्तृत्वों के कारण से, कानून के माध्यम से वो जेल में हैं। तो विकास वर्सेस जेल का ये चुनाव है। अगर सही मायने में देखा जाए, दूसरे पक्ष कांग्रेस और आरजेडी को वहां क्या हो रहा है आप खुद बताइए।
अगर मैं कहूं युवराजों में लड़ाई हो रही है, राजकुमार और राजकुमारियों में संपत्ति को बांटने की लड़ाई चल रही है, तो यह भी अनुचित नहीं होगा। मैं तो दूर दिल्ली में सुन रहा हूं कि यहां भाई भाई की लड़ाई चल रही है, और दिल्ली में तो मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं भाई बहन के बीच में अनबन है। तो एक पार्टी में भाई बहन के बीच में अनबन है, 23 लोग चिट्ठी लिखते हैं, कुछ भाई के पक्ष में, कुछ बहन के पक्ष में, वहां भी अनिर्णयता की स्थिति है, और यहां भी दो भाइयों के बीच में अनिर्णयता की स्थिति है। तो यह आज बिहार की जो 12 करोड़ जनता है वो निर्णय लेगी कि एक तरफ सकारात्मकता खड़ी है, एक तरफ निर्णय लेने की क्षमता खड़ी है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं परिवार में ही बंटवारे की परिस्थिति चल रही है। किसको चुनना है, ये बिहार की 12 करोड़ जनता बिल्कुल निर्णय लेगी। बंधुगण, चाहे कमल हो, चाहे तीर और कमान, आप देखिएगा किस प्रकार से रिकॉर्ड तोड़ मतों के साथ इस बार चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। जहां तक लालटेन का सवाल है, मैं तो बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, लालटेन में ना तो अब तेज है और ना ही प्रताप है। ये तेज और प्रताप केवल नाम में है, लालटेन में नहीं है। लालटेन में ना तो तेज है ना प्रताप है, ये केवल नाम में है। बंधुगण, व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो बहुत दुख हुआ 4-5 दिन पहले जब रघुवंश बाबू हमारे बीच नहीं रहे। कुछ मनुष्यों को, कुछ नेताओं को, कुछ पुरुषों को, कुछ व्यक्तियों को पार्टी के संदर्भ से सदैव ऊपर देखा जाता है। रघुवंश बाबू को ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान ने पार्टी के संदर्भ से ऊपर देखा था, मगर उनका जो अंतिम क्षण था वो बहुत ही वेदना से भरा हुआ था। उनकी जो चिट्ठी थी बहुत वेदना से भरी हुई चिट्ठी थी, और उनके चिट्ठी के पश्चात जिस प्रकार का कमेंट तेज प्रताप जी ने किया था कि समुंदर में से अगर एक लोटा पानी निकाल दिया जाए तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। और आज मैं आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं, दुख के साथ कहता हूं, जहां भी रघुवंश बाबू होंगे वो सुन रहे होंगे कि ये जो एक लोटा पानी आपने समुंदर से निकाला है, इसी एक लोटे पानी से ही राजनीतिक तर्पण होगा। इसी एक लोटे पानी से आरजेडी का राजनीतिक तर्पण होगा। इतने बड़े नेता को आपने इस प्रकार के शब्दों से परिभाषित किया, एक लोटा पानी समुंदर में से। बंधुगण, अब मैं विकास के एजेंडे पर आता हूं। यथाशीघ्र हम प्रधानमंत्री को भी सुनेंगे। मैं कंपैरेटिव चार्ट बहुत जल्दी रखता हूं आपको। 2005-06 और 2020-21 के बीच में किस प्रकार बहुत कुछ बदला है। उस समय राज्य का बजट 22,000 करोड़ रुपए का होता था, अब 2,11,000 करोड़ का है। उस समय कृषि का बजट 241 करोड़ का होता था, अब कृषि का बजट 3,152 करोड़ का है। उस समय शिक्षा की बजट 4,340 करोड़ का था, अब 35,000 करोड़ से भी अधिक का है। उस समय स्वास्थ्य का बजट, स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए हैं, उस समय स्वास्थ्य का बजट 1,000 करोड़ रुपए का होता था, अब स्वास्थ्य का बजट 10,935 करोड़ रुपए का है। रूरल वर्क्स बजट जो होता था उस समय वो 496 करोड़ का होता था, अब 10,640 करोड़ का है। रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का बजट 2005-06 में मात्र 520 करोड़ का होता था, अब वो 6,706 करोड़ का है। ऊर्जा विभाग का बजट 2005-06 में 2,050 करोड़ का होता था, अब वो 5,600 करोड़ लगभग का है। भवन निर्माण का बजट 2005-06 में 142 करोड़ का होता था, अब वो 5,395 करोड़ का है। बंधुगण, आप जानते हैं कि किसानों के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश जी ने क्या काम किया है। किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, इन सब के विषय से आप अवगत हैं। अगर बिहार के किसानों के बारे में बात की जाए तो लगभग 72 लाख किसानों को जिस प्रकार से 6,000 रुपए प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से उनके खाते पर पहुंचा है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बंधुगण, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के नाम पर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करके नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को एक सौगात दिया है, एक उपहार दिया है। युवाओं के लिए भी जिस प्रकार कौशल विकास किया गया है और उसके लिए 1,550 करोड़ रुपए आवंटित किया है नरेंद्र मोदी जी ने केवल बिहार के लिए।
1 लाख से भी अधिक युवाओं का तकनीकी रूप से बिहार के लिए की गई है। विकास की पटरी और रेल, आज रेल के लिए विशेष दिवस है क्योंकि कुछ मिनटों के पश्चात रेल के विषय को लेकर और कई परियोजनाओं को आज नरेंद्र मोदी जी लॉन्च करेंगे, यशस्वी प्रधानमंत्री आज लॉन्च करेंगे। ठीक उसी प्रकार रेल के विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन और नए रेल लाइन बिछाने के लिए 8,870 करोड़ रुपए का आवंटन केंद्र सरकार ने मात्र केवल बिहार राज्य के लिए किया है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। पर्यटन को बढ़ावा, बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो बौद्धिक पर्यटन क्षेत्र यहां पर है उसके लिए बुद्ध सर्किट और रामायण सर्किट, इन सब के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए का आवंटन केंद्र सरकार ने बिहार के लिए किया है। डिजिटल बिहार को बढ़ावा देने के लिए और डिजिटल क्रांति बिहार में आए उस कारण एक विशेष पैकेज 450 करोड़ रुपए का दिया गया है, जिसके तहत भागलपुर और दरभंगा में 20 करोड़ की लागत से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जा रहा है। मेडिकल इंक्यूबेटर, एनआईटी पटना में इलेक्ट्रॉनिक और आईईसीटी का प्रावधान किया गया है। 150 करोड़ रुपए की लागत से बिहार के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर 450 करोड़ रुपए डिजिटल क्रांति के लिए खर्च हो रहा है। ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सके और नागरिक उड्डयन को आगे बढ़ाने के लिए लगभग 2700 करोड़ रुपए बिहार के लिए आवंटित किया गया है केंद्र सरकार से। पटना का जो एयरपोर्ट हम देखते हैं, बाबू जगजीवन जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे को किस प्रकार और उसका डेवलपमेंट करना है, उसके लिए 2000 करोड़ रुपए और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उसको बनाने के लिए दिया गया है। दरभंगा में विमान सेवा को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है वो अपने आप में बिहार की जनता के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, एक तोहफा है। पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस के लिए भी 21,427 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विकास संबंधित, खास करके बरौनी में स्थित जो रिफाइनरी है उसके विस्तार को लेकर जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन बिछाने पर मोदी जी ने खास करके जोर दिया है। पटना में एलपीजी का जो संयंत्र है उसकी क्षमता को बढ़ाया गया है और मुजफ्फरपुर में एलपीजी प्लांट का निर्माण यह विषय रखा गया है। आधारभूत संचार का विस्तार करने के लिए, जिसमें कि व्यावसायिक विस्तार, व्यापार का विस्तार और आवागमन का विस्तार, आपकी कनेक्टिविटी के लिए एक विशेष पैकेज दिया गया है। वो 54,713 करोड़ का है, जिसमें 27,000 से अधिक जो किलोमीटर की सड़कें बिहार में राजमार्गों का निर्माण हुआ है। ग्रामीण सड़क योजना के तहत बिहार में लगभग 22,500 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल और सोनबर्मा के बीच सामरिक और सीमा सुरक्षा के लिए जिस प्रकार 1800 करोड़ रुपए खर्च करके 90 किलोमीटर का स्ट्रेच बनाया गया है, यह भी एक सामरिक और सीमा की सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या भारत सरकार कर रही है यह हम दर्शाते हैं। धार्मिक स्थलों के बीच संपर्क हेतु राम मंदिर का निर्माण तो एक हम सब के लिए बहुत स्वागत योग्य विषय रहा है। पूरी हिंदुस्तान की जनता, पूरी भारत की जनता, विश्व की जनता आज धन्यवाद दे रही है। मगर जिस प्रकार श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या और मां सीता की जन्मस्थली जनकपुर को जोड़ने वाली जो राजमार्ग है, राम जानकी मार्ग के नाम से जाना जाएगा और उसके अंतर्गत बिहार में 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। 200 किलोमीटर का यह लंबा संपर्क मार्ग बनाया जा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी आप याद रखिए कि ऊर्जा एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बक्सर में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 1300 मेगावाट किया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विद्युत योजना के अंतर्गत बिहार को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए 5,880 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। इसमें मैं कहना चाहूंगा, अब तो मंगल जी बिजलीकरण हो चुका है बिहार में, हमेशा बिजली रह रही है, अब तो लालटेन की आवश्यकता नहीं है। अब लालटेन नहीं चलने वाला है, लालटेन की आवश्यकता नहीं है। अब बिजली जलेगी
और बिहार आगे बढ़ेगा, ऊर्जामय बिहार बनेगा, विकास युक्त बिहार बनेगा। अन्य महत्वपूर्ण कार्य जो किए हैं मैं शीघ्र आरंभ करके समाप्त करता हूं। मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिस प्रकार से पूरे देश में लगभग 5 करोड़ से अधिक सिलेंडर आवंटित किया, केवल बिहार में 7 सितंबर तक 86 लाख फैमिलीज को, 88 लाख परिवार को सिलेंडर दिया मोदी जी ने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 सितंबर 2020 तक 294 करोड़ रुपए की योजनाएं उन्होंने सौगात के रूप में बिहार में दिया है और आज भी उनकी अनाउंसमेंट है। प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा में एम्स की अनाउंसमेंट करके ये दरभंगा की जनता और बिहार की जनता के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। यह एम्स 750 बेड का होगा और लगभग उसमें 1300 बीमारी का भी पूरे विश्व में प्रकोप चल रहा है, स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे हैं। बिहटा एवं मुजफ्फरपुर में डीआरडीओ द्वारा 500 बेड के अस्पताल का निर्माण कराया है। ये अपने आप में जो सजगता है मोदी सरकार की, इस सजगता को दर्शाता है। बंधुगण, ये जो चुनाव आने वाला है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव, जैसे मैंने कहा, विकास वर्सेस युवराजों के बीच में है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपने आप में यह एक पथ प्रदर्शक चुनाव होगा, अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग चुनाव होगा और रिकॉर्ड मतों के साथ जो राजग की सरकार है वो बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, सुशासन की सरकार बनेगी। बंधुगण, अभी हिंदुस्तान में हमने चीन को भी लेकर कई प्रकार के बयान देखे। मैं आज भाजपा के प्रवक्ता के नाते नहीं, एक नागरिक के रूप में मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से बिहार और हिंदुस्तान की जनता से पूछना चाहता हूं। जब हमारे जाबाज सिपाही चीन के सिपाहियों को जवाब दे रहे हैं, 20 हमारे सैनिक शहादत को प्राप्त हो गए, उनकी चिताएं भी ठंडी नहीं हुई, किंतु राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से इन विषयों को लेकर राजनीति कर रहे हैं, हिंदुस्तान को सरेंडर बता रहे हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को डरा हुआ छिपा हुआ बता रहे हैं, आप बताइए क्या इन विषयों पर राजनीति होनी चाहिए? जब आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी सदन के पटल पर विषयों को पूरे हिंदुस्तान के सामने और पार्लियामेंट के सामने रख रहे हैं, बयान दे रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं कि 1 भी इंच की जमीन कोई नहीं छीन सकता हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के संप्रभुता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, ऐसे में जो लोग हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान का शौर्य को लेकर राजनीति करते हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर चुनाव में जो जनता है, बुद्धिमान जनता है बिहार की, वो किसी भी प्रकार से उन्हें वोट नहीं देने वाली है, उन्हें सबक सिखाने वाली है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछें।